हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएसआर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको ट्रायल बैलेंस करवाऊंगा, जो कि क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता ही आता है, यानी कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है इस ट्रायल बैलेंस से आता ही आता है। और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। अगर आपने जनरल एंट्री कर रखी है, जनरल एंट्री तो छोड़ो, आपने लेजर कर रखा है ना, तो लेजर करने के बाद आप ट्रायल बैलेंस को इसी के तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, और करना तो बहुत आसान है, समझना भी आसान है और करना भी इसका आसान है। देखो, पहले तो हम समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाया क्यों जाता है और होता क्या है। ठीक है, देखो, ट्रायल बैलेंस पहले तो एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, स्टेटमेंट और अकाउंट्स में फर्क होता है। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट सिर्फ एक डिटेलिंग होती है। ठीक है ना, स्टेटमेंट क्या होती है? डिटेलिंग होती है। और अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स में प्रॉपर तरीके से उसी चीज के बारे में लिखा जाता है। जैसे परचेज अकाउंट है तो परचेज के बारे में लिखा जाएगा, सेल्स अकाउंट है तो सेल्स के बारे में लिखा जाएगा, वो अकाउंट्स हो जाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है। इसमें होता क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी बैलेंसेज होते हैं, जितने भी बैलेंसेज होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। बैलेंसेस का मतलब क्या है? जैसे कि आपने जब लेजर बनाया होगा ना, लेजर बनाते हैं तो लेजर बनाते समय हम कई सारे अकाउंट्स बनाते हैं, यानी कि लेजर बनाते हैं कई सारे। तो जो लेजर बनाते हैं ना, तो उसमें जैसे कि परचेज लेजर है हमारा, परचेज का अकाउंट है। तो इसको जब प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई बैलेंस निकल के आता है, यानी कि परचेज कितने की हो गई है वो बैलेंस निकल के आता है। ऐसे ही जैसे कि अगर हम सैलरी अकाउंट बनाते हैं तो सैलरी अकाउंट बनाते समय भी हमारा क्या निकल के आता है? बैलेंस निकल के आता है। तो अगर आप हर अकाउंट्स को बनाने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ बैलेंस निकल के आता है, जिसको आप बैलेंस सीडी के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जो बैलेंस सीडी होता है वही बैलेंस होता है, वही बैलेंस आपको इस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना होता है। अच्छा, जैसे कि मान चलो परचेज अकाउंट आया, तो आप जानते हो कि परचेज का जो बैलेंस होता है वो डेबिट साइड का आता है। इसका आता है डेबिट साइड का, क्योंकि नॉर्मली परचेज क्या होती है? डेबिट होती है हमेशा, है ना। सैलरी, सैलरी एक खर्चा है, खर्चे के भी एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं उनका जो बैलेंस होगा, बैलेंस सीडी, वो क्या होगा? डेबिट वाला होगा। कैसा होगा? डेबिट वाला। ध्यान रखना, अगर परचेज अकाउंट को क्लोज करते समय बैलेंस यहाँ पर आ रहा है तो इसको क्रेडिट बैलेंस नहीं कहेंगे, इसको डेबिट बैलेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? डेबिट। क्योंकि डेबिट साइड का ज्यादा होगा, तभी जाके डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? क्रेडिट साइड में। उसको कहते हैं डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो जो भी बैलेंस होता है वो इधर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। जैसे कि परचेज अकाउंट होगा तो परचेज अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ऐसी सैलरी का डिफरेंस, जो सैलरी का बैलेंस आएगा वो सैलरी अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे सेल्स है, अब सेल्स का कोई बैलेंस आ रहा है सेल्स अकाउंट का, तो सेल्स अकाउंट का बैलेंस किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। बस आ रही है। ऐसे कोई डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बताओ, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए होती क्या है? डिस्काउंट रिसीव आपके लिए इनकम होती है। और इनकम का जो डिफरेंस होता है, यानी कि बैलेंस होता है, वो किस तरफ आता है? क्रेडिट साइड में आता है, ये इधर लेने के। तो इस ट्रायल बैलेंस के स्टेटमेंट में आपको बस इतना ही करना है कि जितने भी बैलेंसेस होंगे वो या तो डेबिट होंगे या तो क्रेडिट होंगे। बट आपको समझना होगा कि कौन कौन सी चीजें डेबिट होती हैं और कौन कौन सी चीजें क्रेडिट होती हैं। उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। अच्छा, अब एक चीज और समझते हैं कि इसको क्यों बनाया जाता है, फायदा क्या है इसका। देखो, जब आपने इतने सारे लेजर बना रखे हैं ना, तो लेजर बनाने के बाद आप ये पता कर सकते हो कि ये सारे के सारे लेजर करेक्ट हैं। हर किसी लेजर को एक एक देखकर आप नहीं पता कर सकते कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको ये ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। और ट्रायल बैलेंस जब हम बना लेंगे तो लास्ट में क्या करेंगे? इनकी टोटलिंग करेंगे। इस तरफ का टोटल करेंगे और इस तरफ का टोटल करेंगे। इन दोनों का जो टोटल होगा वो क्या आ जाना चाहिए? इक्वल आ जाना चाहिए। अगर दोनों का टोटल इक्वल आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो सारे लेजर हैं, सारे के सारे लेजर हैं, अर्थमेटिकली तरीके से पूरे के पूरे सही हैं। देखो, अर्थमेटिकली तरीके से सही हो सकते हैं, बट कुछ उनमें और भी डिफरेंस होते हैं, वो हम आने वाले समय में सीखेंगे। बट अर्थमेटिकली ये आपके क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा इस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर के अंदर जितने भी लेजर दे रखे होंगे, आपको पहले से ये एक ना फॉर्मेट दे रखा होगा जिसमें लेजर के सारे बैलेंसेस दे रखे होंगे। ठीक है, और बैलेंसेस को आपको ये देखना है कि कौन सा बैलेंस डेबिट में जाएगा और कौन सा बैलेंस क्रेडिट में जाएगा। बस उतना ही पुट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजिली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री बालाजी ट्रेडर्स प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2018। तो आपको एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2018 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें ये सारे लेजर दे रखे हैं, नेम ऑफ लेजर दे रखा है। देखो, ये भी नेम ऑफ लेजर, और ये सारे उनके क्या है? बैलेंसेज हैं।
इधर भी नेम ऑफ लेजर और ये सारे बैलेंसेस है। ऐसा नहीं है कि ये डेबिट का है और ये क्रेडिट का है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही समझना होगा कि डेबिट कौन सी होती है और क्रेडिट कौन सी होती है। नॉर्मली मैं बता देता हूँ आपको, जितनी भी एसेट्स होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेज होते हैं, वो हमेशा उनका जो बैलेंस आता है नॉर्मली कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है। और जो लाइबिलिटीज होती है, इनकम होती है और गेन होता है, इनका जो बैलेंस आता है ज़्यादातर कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, बाकी आप इजीली तरीके से कर लेंगे। अब देखो एक बार मैं इसको रीड करके बताता हूँ और फिर आपको समझना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें डेबिट हो रही हैं और कौन कौन सी क्रेडिट हो रही हैं। और या तो साथ में बनाते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, प्रिपेयर करते रहते हैं हम ट्रायल बैलेंस को। नॉर्मल सा कंसेप्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। और इस तरफ आता है पर्टिकुलर। ठीक। देखो सबसे पहले चीज क्या लिखी हुई है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल कितने रुपए का, 2,20,000। स्टॉक का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक। अब स्टॉक क्या है हमारे लिए, स्टॉक होती है एसेट्स। तो एसेट्स का जो बैलेंस होगा वो किस तरफ होगा, डेबिट साइड में होगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक, या तो ओनली स्टॉक भी लिख सकते हो आप। ओपनिंग स्टॉक किस तरफ, डेबिट साइड में। ठीक है ना, कितना, 2,20,000, इस तरीके से। फिर देखिए परचेज लिखा हुआ है, परचेज, परचेज क्या होती है, डेबिट आती है, क्योंकि परचेज का जो बैलेंस होता है वो किस तरफ आता है, डेबिट साइड में आता है। ठीक है ना। क्योंकि आप जब एंट्री करते हो तो उसमें होता है क्या, परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेज है 2,57,000, सॉरी 25 लाख 75,000, तो ये आ जाएगी डेबिट साइड में 25,75,000, इस तरीके से। फिर सेल, और सेल क्या होती है आपकी, क्रेडिट होती है। ठीक है, सेल क्या होती है आपकी, क्रेडिट होती है, कितना रुपए की, 36,18,000, इस तरीके से। ठीक है। फिर है कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। देखो कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है। कैरेज क्या होता है, कैरेज का मतलब होता है किराया। कैरेज का मतलब क्या होता है, किराया, फेयर। ठीक है। ये जो किराया होता है, किस चीज का किराया होता है, ट्रक का। जैसे ट्रक का जो किराया होता है उसको कहते हैं हम कैरेज। ठीक है। ट्रक के किराए को क्या कहते हैं हम, कैरेज कहते हैं। और जो कैरेज होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है परचेज का और एक होता है सेल का। मतलब परचेज करते समय भी आप ट्रक का किराया दे सकते हो, सेल करते समय भी ट्रक का किराया दे सकते हो। तो जो परचेज करते समय ट्रक का किराया होता है उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड, क्योंकि सामान आपके पास आ रहा है। और जो सेल करते समय करते हैं तो उसको कहते हैं आउटवर्ड। ठीक है। तो बस ये समझना है आपको कि इनमें से दोनों में से कौन सा आपका खर्चा है और कौन सी इनकम है। बता सकते हो कौन सा खर्चा है। देखो अगर देखा जाए तो दोनों ही हमारे क्या है, एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि सेल करते समय भी हम किराया दे रहे हैं और परचेज करते समय भी हम किराया दे रहे हैं। दोनों ही क्या है, हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो ये दोनों ही आपके एक्सपेंसेस हैं और दोनों का जो बैलेंस होगा वो किस तरफ होना चाहिए, डेबिट साइड में होना चाहिए। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के अनुसार इसने क्या दे रखा है, इसने कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड आपको दे रखा है 3,000 और 1,200 रुपए। अब आपको पता करना है कि किस तरफ आना है। तो आपने पता कर लिया कि ये दोनों एक्सपेंसेस हैं तो किस तरफ आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। तो यहां पर लिख देंगे कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। ठीक है ना। कैरेज इनवर्ड कितने का है, 3,000 रुपए का, और कैरेज आउटवर्ड कितने का है, 1,200 रुपए का। इस तरीके से ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी क्रेडिट होगी। अगला है रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। इसको भी समझते हैं, रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड क्या होता है। तो देखो रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। देखो इनवर्ड का मतलब होता है आना और आउटवर्ड का मतलब हो गया जाना। ठीक है। क्या चीज, जब आपके पास कोई रिटर्न रिटर्न आता है तो उसको कहते हैं रिटर्न इनवर्ड,
और कोई रिटर्न जाता है तो उसको कहते हैं हम रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड आता कब है, मतलब रिटर्न आता कब है, तो रिटर्न तब आता है जब आपने जैसे कि कोई किसी को सेल कर रखी है, तो सेल करने के बाद उसने आपको वापस कर दिया, तो सेल करने के बाद वापस कर दिया तो उसको कहते हैं हम सेल्स रिटर्न। क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। बात समझ आ रही है? यानी कि रिटर्न अगर आपके पास आ रहा है तो वो किस वजह से आ रहा होगा? सेल की वजह से आ रहा होगा, आपने सेल करी होगी, तो सेल करने के बाद सामने वाला बंदा अगर उसको कोई डिफेक्ट नजर आ रहा है तो वो आपके सामान को वापस कर देगा, तो उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है? तो जब भी आपके पास रिटर्न आएगा तो वो क्या कहलाएगी? सेल्स रिटर्न कहलाएगी। और जब भी आपके पास से सामान जाएगा, जाएगा कब? जब आपने किसी से खरीदा होगा और सामान उसमें गलत आ गया होगा, तो आप क्या करोगे? उसको वापस कर दोगे, तो वो उसे जाना कहेंगे। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया? परचेज रिटर्न। बात समझ आ रही है? तो ध्यान रखना कि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। ठीक है? अब आप ये समझिए कि इन दोनों का बैलेंस कैसा निकल के आएगा। देखो नॉर्मली जब सेल होती है, सेल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। सेल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो सेल रिटर्न का क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट यानी कि डेबिट। और वैसे भी जब सामान आपके पास आ रहा है तो सामान को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। ठीक है ना? तो सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो किस तरफ आता है? डेबिट साइड में आता है। ठीक है? और परचेज रिटर्न, परचेज का नॉर्मली जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? डेबिट का होता है। परचेज का बैलेंस डेबिट का होता है, तो उसके रिटर्न का क्या हो जाएगा? क्रेडिट का हो जाएगा, उसको उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, और रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। ठीक है? तो इसमें यही दे रखा है एक कॉलम, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है 20,000 रुपये का, तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है? क्रेडिट हो जाएगा कितने रुपए से? 20,000 से। फिर है रिटर्न इनवर्ड 85,000 से, तो रिटर्न इनवर्ड और ये डेबिट हो जाएगा 85,000 से। बस समझ रही है? सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर है डेटर्स। डेटर्स सबको पता है कि एसेट्स होती हैं, तो डेबिट में आएगा। तो डेटर्स कितने के? 3,20,000। और फिर क्रेडिटर है आपके पास 1,74,000 के। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, तो क्रेडिट साइड में आ जाएंगी 1,74,000। फिर है बेड डेट्स। तो बेड डेट्स आपके लिए क्या होते हैं? एक्स लॉसेज होते हैं, क्योंकि जो डेटर आपके सामान लेके भाग गए या पैसे नहीं दे रहे तो उनको कहते हैं बेड डेट्स। तो बेड डेट्स आपके लिए क्या हो जाएगी? लॉसेज हो जाएंगे। तो बेड डेट्स जब लॉसेज हैं तो लॉसेज किस तरफ आता है? डेबिट साइड में आता है। ठीक है? तो बेड डेट्स कितने के? 6,000 के। ठीक है? नेक्स्ट है स्टेशनरी। स्टेशनरी देखो दो प्रकार से हम ट्रीट कर सकते हैं स्टेशनरी को। स्टेशनरी आपका स्टेशनरी आपका खर्चा भी हो सकता है, और स्टेशनरी आपका मतलब स्टॉक भी हो सकता है। स्टॉक अगर होगा, जैसे कि आप पेन पेंसिल का स्टॉक रख रहे हो, तो वो आपके लिए एसेट्स हो जाएगी। और खर्चा होगा तो वो एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो खर्चा भी डेबिट होता है और एसेट्स भी डेबिट होती है। तो दोनों प्रकार से देखा जाए तो स्टेशनरी आपको डेबिट करनी है, तो डेबिट कितने से हो जाएगी? 4200 रुपये से। फिर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आप हमेशा क्या करते हो? इंश्योरेंस लेते हो तो वो खर्चा है हमारे लिए, तो इंश्योरेंस क्या हो गया हमारे लिए? खर्चा हो गया कितने रुपए का? 3400 रुपये का। तो इंश्योरेंस इंश्योरेंस है 3400 रुपये का। ठीक है ना? 3400 रुपये का। फिर अब वेजेस एंड इंश्योरेंस। तो वेजेस एंड इंश्योरेंस भी आपका क्या है? खर्चा है 1,85,000 रुपये का। तो वेजेस एंड इंश्योरेंस 1,85,000 का, ये भी आपका क्या है? खर्चा है। ठीक है? बस इतना ही ध्यान रखना है कि खर्चा है या एसेट्स है या लाइबिलिटीज है, क्या है। तो जितनी भी चीजें हैं वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद आ रहा है इधर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 3,00,000 रुपए की। इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारे लिए एसेट्स होती है। तो इन्वेस्टमेंट हमारी इस तरफ आ जाएगी डेबिट साइड में। इन्वेस्टमेंट 3,00,000 रुपए की। ठीक है? इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी 3,00,000 रुपए की। देन है आपके पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जहां आपने कर रखी है, मान के चलो किसी बैंक में आपने पैसे जमा कर रखे हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उस पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो आपके लिए क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? फायदा, यानी कि इनकम हो रही है। तो इनकम किस तरफ जाएगी? क्रेडिट साइड में जाएगी। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड में चला जाएगा। कितने रुपए का? 27,000 रुपये का।
ठीक है, ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम मिलती है, मतलब इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आपकी इनकम बन रही है और इनकम क्रेडिट साइड में आती है। फिर है कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि कैश और बैंक बैलेंस क्या होगा आपके लिए, एसेट्स ही हो जाएगी। कैश हो या बैंक बैलेंस हो, वो आपके लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। ठीक है ना, कितने रुपए की है, 12,400 रुपये। ठीक, फिर है प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस भी आपके लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। ठीक है, प्रीमाइसिस एसेट्स होती है, कितने रुपए की, 6 लाख रुपए की। तो प्रीमाइसिस 6 लाख रुपए की एसेट्स है। ठीक है, बस कर क्या रहे हैं हम, डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं। जितने भी अमाउंट्स दे रखे हैं हमें, उनमें डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा, बस उतना ही चेक कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर फिक्सचर्स। फिक्सचर्स क्या होते हैं, फिक्सचर जैसे कि फैन हो गया, लाइटिंग होगी, इन सबको, ये भी हमारे क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। ठीक है ना, तो कितने की, 1,40,000 की फिक्सचर्स, 1,40,000। फिर है आपका मिसलिनियस एक्सपेंसेस और मिसलिनियस इनकम। तो एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट हो जाएंगे और इनकम जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस कितने के, 5,200 रुपए के। तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस वो डेबिट हो जाएंगे 5,200 रुपए के। फिर मिसलिनियस इनकम 1,400 रुपए की, वो क्रेडिट हो जाएगा। मिसलिनियस इनकम 1,400 रुपए की, वो क्रेडिट हो जाएगी। बस समझ ये सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। फिर उसके बाद लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। लोन लोन लिया है आपने, तो लोन लिया है तो आपके लिए क्या हो जाएगी, वो लाइबिलिटीज हो जाएगी। तो लाइबिलिटीज किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। तो लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, कितने रुपए का, 2,50,000 रुपए का, 2.5 लाख रुपए का। तो वो लाइबिलिटीज हो जाएगी आपके लिए, तो लाइबिलिटी साइड में लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर है इंटरेस्ट ऑन आईसीआईसीआई बैंक लोन। अगर आपने कोई लोन लिया है, उस पर आपको ब्याज देना पड़ रहा है, तो ब्याज देना पड़ रहा है आपके लिए क्या है, वो खर्चा है, एक्सपेंसेस है ना। क्योंकि जैसे कि अगर आपने किसी से लोन ले लिया, तो उस पर जो आपको एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए खर्चा बनता जा रहा है। तो खर्चा मतलब एक्सपेंसेस, यानी कि डेबिट साइड में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड में आएगा, कितने रुपए का, 30,000 रुपए का। ठीक है, देन कैपिटल। कैपिटल कैपिटल क्या होती है, मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा। और कैपिटल को हम बिजनेस में क्या मान के चलते हैं, लाइबिलिटीज मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, लाइबिलिटीज। तो जो लाइबिलिटीज होती है वो कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में आती है। ध्यान रखना कि कैपिटल भी क्या होगी, क्रेडिट साइड में आएगी। कैपिटल कितने रुपए की है, 7 लाख रुपए की। ठीक है, इस तरीके से। फिर प्रोपराइटर विड्रॉल। प्रोपराइटर मतलब मालिक, प्रोपराइटर मतलब मालिक। और मालिक का विड्रॉल, विड्रॉल मतलब निकालना। जब मालिक पैसे निकालता है तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग। और ड्राइंग हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट्स। देखो, कैपिटल हमारे लिए होती है लाइबिलिटीज, और ड्राइंग हमारे लिए होती है एसेट्स। ध्यान रखना, कैपिटल, लाइबिलिटीज और ड्राइंग हमारे लिए एसेट्स होती है। ठीक है, और ड्राइंग एसेट्स होती है हमारी। कितने कौन सी, कितने रुपए की है, 6 लाख रुपए की, सॉरी 60,000 रुपए की। फिर है कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे लिए एसेट्स ही हो जाएगी एक तरह से। कंप्यूटर्स कितने रुपए की, 90,000 रुपए की, तो डेबिट साइड में आएगा। फिर है गुडविल। गुडविल भी हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। गुडविल हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। कितने रुपए की है, यहाँ पर ना जो गुडविल है ना, वो थोड़ा सा गलत लिखी हुई है। यहाँ पर गुडविल होगी आपकी 1,50,000 की। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ गलत लिख दिया है। तो गुडविल हमारे लिए एसेट्स होती है, तो यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगा 1,50,000। अब इसको हम टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद हमारा ये जो बैलेंस है वो क्या आ जाना चाहिए, दोनों तरफ का बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारे ये जो लेजर है सारे के सारे सही बनाए गए हैं। अदरवाइज ये इनमें कुछ ना कुछ गलती होगी। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, कैलकुलेट करते हैं। 2,20,000 तो ये आ गया 47,90,400। ठीक है, इस तरफ का तो आ गया 47,90,400। अब क्रेडिट साइड का करते हैं।
तो ये भी आ गया 47,90,400। तो इस तरीके से ये दोनों तरफ का क्या हो गया, मैच हो गया आपका, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके लेजर्स थे वो सारे के सारे क्या हैं, सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना होगा कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो गारंटेड ट्रायल बैलेंस को आप पेपर में इजीली तरीके से कर लोगे। और इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, और कहीं डाउट है तो वो भी बताएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टॉपिक वाइज नए नए चैप्टर्स की वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। और जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर 2025 में 24 या 25 तारीख को, उसमें आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर होके जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले किसी नए कंसेप्ट के साथ।